लेट्स माइक बयानबाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेट्स माइक बयानबाजी। राजनीति के गलियारों से लेकर सत्ता और विपक्ष के वार पलटवार तक, आइए आपको सुनाते हैं आज के सबसे चर्चित बयान। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने गुरुग्राम की बदहाल स्थिति को लेकर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। हुड्डा ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में गुरुग्राम में दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जाम लगा, शहर अब कूड़ा ग्राम कहलाने लगा है और वायु प्रदूषण के मामले में भी गुरुग्राम नंबर 1 पर है। हुड्डा ने गुरुग्राम में जलभराव, ट्रैफिक जाम, गड्ढों और सफाई व्यवस्था को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने गुरुग्राम को सिंक सिटी और गुरुजाम जैसे नामों से भी संबोधित किया। जो आज तक के कई रिकॉर्ड टूटे हैं, हालात कितने खराब हैं आप लोग दिखाते हो हर रोज। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, जले पे नमक छिड़के आते हैं। पिछले 2 साल में तो 12 लोगों की डेथ ही हो गई, कोई डूब के, कोई पानी के अंदर इलेक्ट्रोक्यूशन के माध्यम से। आप समझ सकते हो, रिकॉर्ड टूट गया। देश और दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम, 48 घंटे ट्रैफिक जाम का रिकॉर्ड टूट गया। आज तक इतना ट्रैफिक जाम भी नहीं हुआ। हालात ये हो गए कि 300 करोड़ का फ्लैट बिका है, 271 करोड़ का गुड़गांव में, लेकिन उस फ्लैट वाले को अपने फ्लैट तक पहुंचने के लिए साथ में मोटर बोट भी खरीदनी पड़ रही है। ट्रंप टावर के आसपास इतना पानी है कि अमेरिका की सरकार कहीं इस बात से तो नाराज नहीं है, ट्रंप साहब कहीं इस बात से नाराज नहीं हो गए। ये भी सरकार को सोचना चाहिए कि क्या स्थिति है। ये हालात बन गई। हालात ऐसे बन गए कि विदेशी नागरिक सोशल मीडिया पे आकर कह रहे हैं कि सफाई का खुद ही हम अपना सफाई करें, क्योंकि गुरुग्राम कूड़ा ग्राम बन गया है, तो सफाई हम खुद करें। ऐसे हालात बन गए। हालात ऐसे हो गए, सरकार ने ऐसा नहीं कुछ नहीं किया, सरकार ने स्कूल बसों को फ्लडेड रोड्स पे जाने से बैन कर दिया कि वे स्कूल बस फ्लडेड रोड्स पे मत लेके जाओ, चालान लगेगा, बैन। स्कूल बस, ये फ्लडेड रोड्स का कोई समाधान नहीं, और स्कूल बस जाए ना, ये समाधान। सरकार ने ऐसा नहीं कुछ नहीं किया। हरियाणा सरकार ने एफिडेविट दे दिया कि अरावली की जरूरत नहीं है, अरावली में भी हम कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स करें। राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ करते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। डोटासरा ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कभी टिकट वितरण में हस्तक्षेप नहीं किया और न ही किसी व्यक्ति को टिकट देने या नहीं देने के लिए कहा। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने हमेशा फीडबैक के आधार पर टिकट वितरण किया। डोटासरा ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि निकाय चुनाव में पार्टी कार्यकर्ताओं से राय लेने की बजाय कलेक्टर और एसडीएम जैसे अधिकारियों से टिकट के संभावित उम्मीदवारों को लेकर राय शुमारी कराई जा रही है। उन्होंने इसे प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप बताते हुए बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े किए। हमारे तो ऊपर से आ रहे हैं, एसडीएम पूछ रहा है कौन जीतने वाला है, उसका नाम दूंगा। तो मतलब मैं समझता हूं कि ब्यूरोक्रेसी को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। आज तक का रिकॉर्ड नहीं रहा है। अगर ऐसा होगा तो हम पुरजोर शब्दों में इसका विरोध करेंगे। बीजेपी अपनी टिकट बांटे, अपने कार्यकर्ताओं के हिसाब से फीडबैक लेकर के बांटे, हम हमारे कार्यकर्ताओं का फीडबैक ले। हमारी तो पिछली 5 साल सरकार थी, मेरे मुख्यमंत्री ने कभी एक दिन भी हमसे ये नहीं कहा इसको टिकट देनी है, किसको नहीं देनी है, या ब्यूरोक्रेसी से ये है वो। उन्होंने कहा भाई ये पीसीसी का काम है, पीसीसी अपने हिसाब से सबसे फीडबैक लेकर के टिकट दे, और हमने टिकट दिए और रिजल्ट हमारा अच्छा रहा था। आगे भी और अच्छा रहेगा, मैं तो कहता हूँ। बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज ने राहुल गांधी के बयान को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा ये मूंग और मसूर की दाल है। बासुरी स्वराज ने सवाल उठाया कि जब युवाओं की आंखों में पैलेट गन लगी और पैलेट गन से घायल युवक की एफआईआर दर्ज कराने के लिए राहुल गांधी को करीब 7.5 घंटे धरना देना पड़ा, तब उनकी पैट्रियार्की को लेकर चिंता कहाँ थी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मंच से नारों की बात कर रहे हैं, जबकि बीजेपी जवाबदेही की बात कर रही है। बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि समाज द पट्रीचे का लेक्चर देने से पहले राहुल गांधी को अपने घर की सफाई करनी चाहिए। 22 अगस्त को
नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने एक नया फॉल्स नैरेटिव इस देश में खड़ा करने का प्रयास करा है। वो कहते हैं स्मैश द पेट्रियार्की। आई एम ऑल फॉर इट, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ राहुल गांधी जी से कि क्या आप स्मैश द पेट्रियार्की का नारा केवल पुणे के स्टेज तक सीमित रखते हैं, एंड यू कंटिन्यू टू शेल्टर पॉलिटिकल पेट्रियार्की विद इन योर ओन कांग्रेस पार्टी? राहुल गांधी जी के पास ना विजन है, ना कोई सकारात्मक एजेंडा। इसीलिए अब जो भी टीम उनको दे देती है उससे वो इस देश के युवाओं को और इस देश के देवतुल्य मतदाता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए जरा ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं। लेट्स लुक एट द रिपोर्ट कार्ड ऑफ द कांग्रेस पार्टी। क्योंकि अगर पेट्रियार्की स्मैश करनी है तो फिर ये तो कांग्रेस पार्टी से ही शुरुआत करनी चाहिए ना राहुल गांधी जी को। 22 अगस्त को उन्होंने पुणे के मंच पर यह बयान दिया और 10 दिन पहले खुद राहुल गांधी जी संदीप दीक्षित के साथ एक बहुत ही ओछे मजाक में शिरकत करते हैं एक महिला प्रधानमंत्री के खिलाफ, और वो भी हमारे एक मित्र देश इटली की जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी जी। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार पर तीखा हमला बोला। जूली ने आरोप लगाया कि सरकार अपने कार्यकाल के कामकाज को लेकर जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री 2 साल में कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल से ज्यादा काम करने का दावा करते हैं, लेकिन विधानसभा में चर्चा के दौरान केवल करीब 2.25 साल का प्रगति प्रतिवेदन पेश किया गया। जूली ने कहा कि सरकार के विकास के दावों की असली तस्वीर प्रदेश में सामने आ रही है। मुख्यमंत्री जी प्रदेश की जनता को कब तक गुमराह करेंगे? आप कह रहे हो आपने 2 साल में इतने काम कर दिए जो हमने 5 साल में नहीं किए थे, और फिर आप विधानसभा से जब चर्चा कराने का समय आया तब आपने एक 2.25 साल का एक आपने प्रगति प्रतिवेदन रख दिया आपका। उससे क्या मतलब है? आज हकीकत है वो पूरे प्रदेश की जनता जान रही है। जो आपके काम किए हुए हैं ना वो सामने आ रहे हैं। रोजाना बिल्डिंगें गिर रही हैं, बच्चे दब के मर रहे हैं, परसुताओं के हॉस्पिटल के अंदर मौत हो रही है, रोजाना बलात्कार, रेप, चेन स्नैचिंग, साइबर ठगी, मर्डर, अपहरण, ये सारी घटनाएं सबके सामने आ रही है। आप पब्लिक को गुमराह करना बंद कीजिए। आपका विकास दिख रहा है। थोड़ी सी बरसात होते ही जो सड़कों पे पानी भरा हुआ है ना, कोई निकासी नहीं है। लोगों को नगर निकाय के चुनाव में आप जा रहे हो, आपने कितने पट्टे दिए हैं? आप तुलना करते हो ना, हमारे समय के पट्टे, आपके पट्टे बता दीजिए। कितने नगर निकायों के अंदर हमने काम कराया था, आपने क्या कराया बता दीजिए। उल्टे हमने डबल नगर निकाय बनाए, नए डबल नगर निगम बनाए, आपने उनको तोड़ने का काम किया। नए जिले बनाए, उनको खत्म करने का काम किया। तो आप विकास कहां चाहते थे? आपने तो विकास की बात ही नहीं की। आप तो उल्टा जनता को गुमराह कर रहे हैं कि मैंने जो है ERCP का जो आपने रामजल सेतु नाम कर दिया कि ये हम कर दिया, यमुना समझौता आपने कर दिया, नर्मदा समझौता कर दिया। आप जरा बता दें आपने बजट कितना मंजूर किया इनके लिए? DPR तक नहीं बनी है और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 3 साल पूरे हो चुके हैं, 1.5 साल बाकी है। मुख्यमंत्री जी कम से कम जनता से तो सच बोलिए। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के विवादित बयान पर बीजेपी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के सामने सेना की ओर से मीडिया ब्रीफिंग करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को विजय शाह ने आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए आतंकियों की बहन कहा था। सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और कार्रवाई के निर्देशों के बावजूद मध्य प्रदेश सरकार ने विजय शाह के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी के मामले में अब तक फैसला नहीं किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ये सेना के शौर्य का अपमान नहीं है? क्या ये नारी शक्ति का अपमानना नहीं है? और क्या सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना नहीं है? मोदी जी मुंह मत खोलिएगा महिला शक्ति पर। आप हम सभी को याद है कर्नल सोफिया कुरैशी
वो जाबाज ऑफिसर जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मीडिया की ब्रीफिंग करती थी। और आपको याद होगा कि बीजेपी के मध्य प्रदेश के एक मंत्री विजय शाह ने उनको आतंकियों की बहन कहा था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह मंजूरी दे दी कि इतनी गलीच गंदी बात कहने के लिए विजय शाह पर मुकदमा चलाया जाए, उन पर केस चलाया जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार की कैबिनेट ने उस आदेश को नामंजूर कर दिया। मतलब उन्होंने ये डिसाइड किया कि विजय शाह की इतनी गंदी गलीच बात कहने के बावजूद उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। ये महिला अपमान नहीं है, ये नारी के सम्मान का तिरस्कार नहीं है, ये शूरवीर पराक्रमी सेना में कार्यरत एक ऑफिसर का अपमान नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन नहीं है। बीजेपी वाले महिलाओं का सम्मान कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, सवाल आपसे है, बेतुकी बातें बचकानी हरकतें करते हुए इधर उधर घूमते रहिएगा या कुछ एक्शन लीजिएगा विजय शाह पर? क्योंकि एक्शन ना लेना आपकी असलियत दिखाता है। ये ढोंग जो आप लोग करते हैं ना महिला सम्मान पर, ये बंद कर दीजिए करना। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के बयान पर पलटवार किया। चौहान ने कहा कि चिदंबरम इसे असंवैधानिक बताते हैं और कांग्रेस के जमीर की बात करते हैं, लेकिन सवाल है कि वे किस जमीर की बात कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे। उनके मुताबिक बाद में कांग्रेस ने निर्वाचित विपक्षी सरकारों को गिराने के लिए असंवैधानिक तरीके अपनाए, जिससे एक साथ चुनाव की व्यवस्था प्रभावित हुई। मैंने चिदंबरम जी का वो बयान पढ़ा कि एक राष्ट्र एक चुनाव असंवैधानिक है और इसको लागू करने का कांग्रेस का जमीर इजाजत नहीं देता। आप किस जमीर की बात कर रहे हैं? एक राष्ट्र एक चुनाव 1952 में होता रहा, लोकसभा विधानसभा के चुनाव। 57 में चुनाव साथ हुए, 62 में चुनाव साथ हुए, 67 में चुनाव साथ हुए। बाद में असंवैधानिक तरीकों से कांग्रेस ने निर्वाचित विरोधी सरकारों को गिराने का षड्यंत्र किया। उसके बाद यह व्यवस्था बिगड़ी। 1983 में विधि आयोग ने कहा कि एक साथ लोकसभा विधानसभा के चुनाव जरूरी है। चुनाव आयोग ये बात कर रहा है। एथेनॉल को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि एथेनॉल को लेकर कई लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई गंभीर समस्या सामने आती है तो उसका समाधान निकाला जाएगा। ये कुछ लोग जो है ना, जो एथेनॉल में जो भारत आत्मनिर्भर हो रहा है डीजल पेट्रोल में, तो उसके विरोध में बहुत लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं। अगर कोई सीरियस बात कहीं होगी तो निश्चित रूप से उसका समाधान किया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जाति आधारित जनगणना को लेकर कहा कि इसका फैसला सर्वसहमति से और सभी दलों की सहमति से लिया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार में जब जाति आधारित जनगणना हुई थी तब बीजेपी की राज्य में इकाई ने भी इसका पूर्ण समर्थन किया था। चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी जाति आधारित जनगणना को लेकर सोच रही है और गृह मंत्री अमित शाह सदन में इसे कराने की प्रतिबद्धता जता चुके हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जातिगत जनगणना को इसीलिए जरूरी मानती है क्योंकि इससे अलग अलग जातियों की वास्तविक स्थिति के आधार पर ऐसी योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी जिनका उद्देश्य उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना है। देखिए, जाति आधारित जनगणना का फैसला सर्वसहमति से, सभी दलों की सहमति से लिया गया फैसला है। बिहार में जब जाति आधारित जनगणना हुई थी उस वक्त भी बीजेपी के ऊपर सवाल उठाए गए थे, बट बीजेपी की राजकीय इकाई ने पूर्णतः इसमें अपना समर्थन दिया था, साथ दिया था। प्रधानमंत्री जी की सोच जाति आधारित जनगणना को लेकर रही है। गृह मंत्री जी ने सदन के पटल पर इसके बारे में कमिटमेंट दिया है कि हम लोग करा रहे हैं। और अब जिस तरीके से जनगणना की शुरुआत हुई है, फॉर्म अगर आप देखेंगे उसमें
इन तमाम कैटेगरीज को डाला गया है, इनकॉर्पोरेट किया गया है। अब इसको ऐसे नहीं डाला गया, इसको वैसे नहीं डाला गया। अब हर चीज विपक्ष सोचे कि भाई वर्ड टू वर्ड आपके हिसाब से होगा, नहीं होगा। जाति आधारित जनगणना का होना मैं और मेरी पार्टी इसीलिए जरूरी मानती है क्योंकि कई बार कई योजनाएं उस जाति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ बनाई जाती हैं। ऐसे में सरकारों के पास जातियों के सही आंकड़े होना जरूरी है ताकि राशि का आवंटन उस आधार पर किया जा सके, नीतियों का निर्माण उस आधार पर किया जा सके। कई बार माननीय न्यायालय के द्वारा भी आंकड़े सरकार से मांगे जाते हैं जो कि लंबे समय से अधिकृत आंकड़े। फिलहाल लेट्स माइक बयानबाजी में बस इतना ही। आप बने रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार।